Hello students, very good morning. I am Ambika Sinsirwar. So let's start the class. आज हम लंदन पोएम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की, जो कि विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई है। आज विलियम ब्लेक की इस लंदन पोएम में हम लंदन शहर के बारे में जानने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करूंगी सभी स्टूडेंट से, क्या आपने विलियम ब्लेक की कोई और भी पोएम्स पढ़ी है जिसमें लंदन शहर का जिक्र किया गया हो? सोचिए, आप सभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने निश्चित रूप से विलियम ब्लेक के और भी कोई पोएम पढ़ी होगी। सोचिए, यूजी या सीनियर क्लासेस में। नहीं आया याद? मैं याद दिलाती हूँ, विलियम ब्लेक की एक और फेमस पोएम है जो इंग्लिश लिटरेचर की काफी फेमस पोएम्स में से एक मानी जाती है, द चिमनी स्वीपर्स। जी हाँ, द चिमनी स्वीपर्स जो विलियम ब्लेक की पोएम है, उसमें भी उन्होंने लंदन शहर का जिक्र किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि विलियम ब्लेक ने जो चिमनी स्वीपर्स नाम से पोएम लिखी है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर द चिमनी स्वीपर्स बॉयज को डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से जो चिमनी स्वीपर बॉयज थे, 14 साल की कम उम्र के बच्चे, वो अपना स्कूल वगैरह सब छोड़ करके अपनी लाइवहुड, अपने जीवन यापन के लिए चिमनी स्वीपर्स का काम करते थे। और यहाँ उन्होंने लंदन पोएम में लंदन शहर के सभी प्रकार के व्यक्तियों, चाहे वो चिमनी स्वीपर्स हो, सैनिक हो, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली यंग गर्ल्स हो, मैन, वीमेन्स, छोटे बच्चे, सभी के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो आइए सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं कि विलियम ब्लेक के और कौन कौन से वर्क्स थे, वर्क्स यानी कि और कौन कौन सी रचनाएं थी, उन्होंने कौन कौन सी और पोएम्स लिखी, उनका जीवन काल क्या रहा और उनमें और कौन कौन सी क्वालिटीज थी। आइए जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अबाउट द राइटर के बारे में जानते हैं। कौन? विलियम ब्लेक। तो इनका लाइफ स्पेन था, यानी कि जीवन काल 1757 से 1827 के बीच में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक माने जाते थे। ही वॉज लार्जली अननोन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, लेकिन वो अपनी लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में वो अननोन रहे, यानी कि अज्ञात, यानी कि जितनी उन्होंने रचनाएं लिखी, जितनी उनको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की पॉपुलैरिटी उन्हें नहीं मिल पाई। वो अननोन रहे, उन्हें उस प्रकार की फेमस पोइट नहीं माना गया। कब? अपनी लाइफ टाइम, अपने जीवन काल के समय, यानी कि वो अपने मरने के पश्चात फेमस हुए। कहाँ? इंग्लिश लिटरेचर में। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री के अलावा ही इज नोन फॉर हिज पेंटिंग्स टू, यानी कि अपनी पोइट्री के अलावा वो अपनी पेंटिंग्स के लिए भी जाने जाते थे। यानी कि जो विलियम ब्लेक थे, उन्हें पोइट्री के अलावा पेंटिंग्स का भी बहुत शौक था। सम ऑफ हिज मोस्ट रिनाउड lyrical works today include The Lamb, The Tiger, London and the iconic Jerusalem verse from Milton। उनकी जो फेमस वर्क्स थे उनमें से जो है शामिल द लैम नाम की पोइम उनमें शामिल है, द टाइगर भी, और लंदन। आज हम लंदन को पढ़ने वाले हैं। और जो आइकॉनिक पोइम मानी जाती है जेरूसलम, वो भी काफी फेमस है, वर्क्स फ्रॉम मिल्टन, जो कि मिल्टन से प्रेरित है, विच हैज इन्वॉल्व इनटू ए शॉर्ट ऑफ अनऑफिशियल नेशनल एंथम इन ब्रिटेन। यानी कि ये जो जेरूसलम नाम की आइकॉनिक पोइम है, वो इतनी फेमस है कि जिस प्रकार ब्रिटेन का नेशनल एंथम है, उसी प्रकार इसे अनऑफिशियल नेशनल एंथम के नाम से जाना जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में। अब आगे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम का जो उन्होंने बुक लिखी थी, यानी कि बुक है नीचे की से सारी, 1783 की लिखी हुई एक बुक है, ये 1789 में लिखी हुई एक बुक है। और फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये उनकी 1794 में लिखी हुई बुक है। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, ये जो पोएम्स का उनका कलेक्शन था, उसके अंतर्गत ही द लैम्ब आता है। ठीक है, द लैम्ब नाम की पोएम। और
जो द टाइगर पोएम ऊपर अभी हमने जिक्र किया, वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उनका पोइटिकल कलेक्शन है उसके अंतर्गत आती है। और आज जो हम लंदन पोएम पढ़ने वाले हैं वो भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये इनका पोएम्स का कलेक्शंस है। पोइटिकल स्केचेस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये तो हो गया राइटर के बारे में। अब हम आज की जो पोएम है हमारी लंदन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लंदन पोएम है वो विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई एक पोएम है। इसे 1794 में पब्लिश किया गया था। ये जो पोएम है ये वोट्स की एक पोएम थी फेमस। Whenever I take what's award, how many poor I see। इस पोएम से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। जब इन दोनों पोइट्स का यानी कि विलियम ब्लेक और वर्ड्स का दोनों के पोएम्स का जब ध्यान से विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि ये दोनों ही पोइट्स जो रूसो थे उनकी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो ये जो विलियम ब्लेक की लिखी हुई लंदन पोएम है इसमें इन्होंने लंदन शहर के रहने वाले लोगों के बारे में विश्लेषण किया है और कटाक्ष किया है कि किस प्रकार लंदन शहर के लोग उस समय में, किस समय में 1794 की बात है ये, उस समय में एक विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। वो ये अभिमान करते थे इस बारे में कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जो जीवन था वो काफी दुखों से भरा हुआ था। उनके जीवन में खुशी नहीं थी, हर तरफ दुख ही दुख था उनके जीवन में। उसका कारण था वहां की गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए जो नियम थे, की सरकार द्वारा वहां के लोकल लोगों को एक अधिकार पत्र पब्लिश किया हुआ था जिसमें उन्होंने उन लोगों को कुछ फैसिलिटीज देने के लिए अनुबंध किया हुआ था, लेकिन वास्तव में वो जो अधिकार पत्र था वही उनके शोषण का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उसके कारण वो ना केवल मेंटली बल्कि फिजिकली और इमोशनली भी शोषित होते थे। किसके द्वारा? वहां की लंदन की सरकार द्वारा। कैसे? अब हम जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे किस प्रकार का वहां का जीवन था लोगों का, किस प्रकार अर्बन लोग रूरल लोगों को दबा कर रखते थे, और जो अर्बन लोग थे वो भी खुद खुश नहीं थे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे थे वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। किस प्रकार के वहां की महिलाओं का जीवन था, बच्चों का जीवन था, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब हम आगे इस पोएम की ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या लिटरेरी टर्म्स थे, क्या इसकी राइम स्कीम थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि दिस पोएम हैज 4 स्टैंजा। कितना? 4 स्टैंजा। एंड एवरी स्टैंजा हैज 4 लाइन्स। कितनी लाइन्स? 4 लाइन्स। तो 4 into 4 इक्वल 60 लाइन्स हो गई। तो इस पोएम में कितनी लाइन्स है? टोटल 16। ओके, कितनी? 16। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, एक हाथ से लिख रही हूँ और फिर बोल भी रही हूँ, 3 काम एक साथ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना। 16 लाइन्स है, तो कितने स्टेंजा है? 4 स्टेंजा है, और एवरी स्टेंजा है 4 लाइन्स। ठीक है, 4 लाइन्स है हर लाइन। और जो अब राइम स्कीम की बात करें, क्या राइम स्कीम? तो इसकी पोएम में राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब ये राइम स्कीम क्या होती है, किस तरीके से राइम स्कीम है, ये मैं आपको आगे पोएम पढ़ाने के बाद बताऊंगी, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ए बी राइम स्कीम का मतलब होता है कि जब 4 स्टैंजा है अपने पास, ठीक है, और 4 स्टैंजा 4 लाइन, 1 2 3 4, ठीक है, 4। जब पहली वाली लाइन की राइम स्कीम थर्ड वाली राइम स्कीम से मैच खाए तो दोनों को एक नाम दे दिया जाता है, और जब दूसरी वाली राइम स्कीम
चौथी वाली राइम स्कीम से मैच खाए तो इसको एक नाम दे दिया जाता है। अब देखो ए बी यानी कि ये जो पोएम है इसमें जो राइम स्कीम है वो किस तरीके से पहली वाली लाइन तीसरी वाली लाइन से मैच खाती है, यानी कि जो आखिरी वर्ड होता है उसका जो साउंड होता है वो सेम होगा और जो दूसरी वाली लाइन का आखिरी वर्ड होगा उसका साउंड जो होगा वो चौथी वाली लाइन के आखिरी वर्ड से मैच खाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे पोएम पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो लंदन पोएम है विलियम ब्लेक द्वारा लिखी हुई, इसमें प्रोफेसर जसवीर सेन ने भी कमेंट्स किया था कि दिस पोएम इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन स्पेस अनहैप्पीनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द सिटी, यानी कि लंदन शहर में जो अर्बन लोग हैं उनकी अनहैप्पीनेस और पॉवर्टी के बारे में बताया गया है। ब्लैक ने बाद में जो इसमें चैटर्ड शब्द था उसको डर्टी शब्द में चेंज कर दिया था। Black later changed the word charter to dirty in the first two lines. पहली दो लाइन्स में चैटर शब्द का इस्तेमाल किया है। This poem portrays ये कहे प्रेजेंट चाइल्डहुड adolescence and youth. The poet finds London a piece of unhappy people. यानी कि इस जो पोएम में विलियम ब्लैक हैं उन्होंने लंदन शहर के अनहैप्पी लोगों के बारे में बताया है। तो अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी पोएम लंदन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको इसमें स्ट्रेंजर्स दिख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था ना। दिस पोएम हैज 4 स्ट्रेंजा एंड एवरी स्ट्रेंजर हैज 4 लाइन। 4 लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 दिख रही है। ओके। आई वंडर थ्रू ईच चैटर स्ट्रीट। तो यहाँ जो पोइट है कौन, विलियम ब्लैक, वो कह रहे हैं आई वंडर यानी कि मैं घूमा थ्रू ईच चार्टर स्ट्रीट, प्रत्येक चैटर स्ट्रीट में घूमा। नियर वेयर द चार्टरेट थेम्स डज फ्लो, यहाँ तक कि मैं थेमस नदी है, कहाँ की, लंदन की थेम्स नदी, उस चार्टरेट थेम्स नदी के पास भी घूमा जहां पर ये नदी बहती है। अब यह चार्टर शब्द का क्या मतलब है उसे समझते हैं। देखिए यह चार्टर जो शब्द है वो लॉ के द्वारा बनाई गई या मार्क की गई, इंगित की गई, यहाँ इसका मतलब निकलता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की, लंदन शहर की, उसके द्वारा एक शपथ पत्र या कह लो एक अधिकार पत्र वहां के लोकल लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ था, जिसके द्वारा वहां के निवासियों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था। वहां के लोगों को ये भ्रम था कि हमें यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो फैसिलिटीज दी जाती है वो इस शपथ पत्र, इस समझौता पत्र के द्वारा है, लेकिन वास्तव में वो जो शपथ पत्र समझौता पत्र था उनका शोषण करने के लिए था। उनका हर प्रकार से शोषण होता था, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर प्रकार से। तो चार्टर का मतलब है कि वहां लॉ के द्वारा यहाँ के वहां के नियम थे, जो गवर्नमेंट थे, उस गवर्नमेंट ने वहां लंदन शहर की हर एक स्ट्रीट यानी कि हर एक गली को, यहाँ तक कि थेम्स जो नदी थी, पवित्र नदी मानी जाती है, उसको भी अपने लॉ कानून के अंतर्गत ले रखा था। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैड कंट्रोल नॉट ओनली स्ट्रीट बट आल्सो रिवर्स, यानी कि हर प्रकार से कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, आगे एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मीट, एंड मार्क्स, और मैंने क्या पाया, मार्क्स पाया, निशान, इन एवरी फेस, प्रत्येक फेस पर, आई मीट, जिस किसी से मैं मिला। देखो यहाँ एवरी फेस का मतलब है एवरी पर्सन, यानी कि लंदन शहर में पोइट जिस भी व्यक्ति से मिला उस सभी के चेहरे पे क्या थे, निशान। किस चीज के निशान, मार्क्स ऑफ वीकनेस, यानी कि दुख के निशान, मार्क्स ऑफ वो यानी कि दुख के निशान, मार्क्स ऑफ वीकनेस यानी कि परेशानी के निशान, कमजोरी के निशान। इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। आगे देखिए अब हम दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। देखिए दूसरे स्टेंजा में 4 लाइनें, काउंट करो, 1 2 3 4, आपको 5 दिखाई दे रही है, 5 नहीं है, ये थर्ड स्टेंजा की लाइन है। ठीक है,
तो इसमें 4 ही लाइन है। मैंने आपको बताया था ना, एवरी स्ट्रेंजर हैज 4 लाइन्स। ओके, तो देखिए यहाँ लाइन कह रही है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज में, चिल्लाहट में, यानी कि दुख था, हर तरफ दुख ही दुख था। प्रत्येक व्यक्ति जिससे भी पोइट मिला, हर व्यक्ति दुखी था। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और वहां पे जो नवजात शुरू थे, इन्फेंट्स यानी कि जो अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनके चिल्लाने में भी क्या था, फियर था, दुख था, डर था। इन एवरी वॉइस, प्रत्येक आवाज में, जो भी वहां मेन बीमेन और न्यू बॉर्न बेबी थे, वहां हर तरफ हर किसी की आवाज में दुख ही दुख था। इन एवरी बैन, और चारों तरफ प्रतिबंध ही प्रतिबंध थे, यानी कि वहां गवर्नमेंट के द्वारा हर प्रकार से उनको प्रतिबंधित किया गया था। द माइंड फोर्स मिनिकल्स, देखिए ये जो लाइन है ना, द माइंड फोर्स मिनिकल्स, इससे इस पोएम की सबसे ज्यादा जानदार, या ये फिर ये कह लीजिए कि ये जो लाइन है सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लाइन है, द माइंड फोर्स मिनिकल्स, क्योंकि इस लाइन में काफी ज्यादा मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे समझते हैं, द माइंड फोर्स मिनिकल्स, मिनिकल्स यानी कि जंजीरें, आई हियर, मैंने सुनी, माइंड फोर्स यानी कि खुद से ही अपने माइंड से द्वारा बनाई गई। अब यहाँ ये जो पोइट इस लाइन को क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा इनका शोषण हो रहा है लोगों का, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों ने खुद से भी अपने लिए कुछ आइडियोलॉजीज बनाए हुए, जैसे कि अर्बन पीपल जो थे वो ये कहते थे हम तो अपर क्लास लोग हैं, ये लोअर क्लास लोग हैं, हम अर्बन हैं, ये रूरल हैं, हम गोरे हैं, ये काले हैं। इस तरीके से वहां बहुत ज्यादा जातिवाद वगैरह भी चलता था। तो जो द माइंड फोर्स निकल्स, यानी कि वहां पे लोगों ने खुद के लिए भी बहुत जंजीरें बनाई हुई थी, ठीक है। तो जो वहां के लोगों का दुखी होने का कारण था ना, वो केवल वहां की गवर्नमेंट के नियम ही नहीं थे, वहां वो खुद, वहां के लोग भी इसके कारण थे, खुद इसके लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अब अगले स्टेंजा पे आते हैं, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कि अब हम इसमें लंदन पोएम में चिमनी स्वीपर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है पोइट ने, किस तरह से देखते हैं। द चिमनी स्वीपर्स क्राई, तो पोइट यहाँ कहना चाह रहा है कि जो चिमनी स्वीपर्स है ना, वो भी यहाँ रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चिमनी स्वीपर्स का काम करने वाले हैं ना, वो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, जो बच्चे स्कूल जाना चाहिए जिस उम्र में, वो यहाँ चिमनी स्वीपर्स का काम करते हैं। क्योंकि जो लंदन शहर है ना, उसमें शीतकालीन समय में हर घर में चिमनी का काम किया जाता है, चिमनी जलाई जाती है घर को गर्म रखने के लिए। अब वो चिमनी का जो आगे का फेस होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है, इसमें बड़ा आदमी नहीं घुस सकता। तो वहां पे हर घर में चिमनी जो यूज की जाती है, उसकी साफ सफाई के लिए बच्चों को यूज किया जाता है। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चिमनी स्वीपर्स है, मैं उनके चिल्लाने की आवाजें भी सुन रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे अपने लाइवहुड यानी कि जीविकोपार्जन के लिए स्कूल ना जाकर के, घर घर जाकर के चिमनियों की सफाई करने का काम कर रहे हैं। देखो ये चिमनी इस तरीके की होती है, इसमें घर को गर्म करने के लिए चिमनी जलाई जाती है, पर इसका फेस आगे से इतना छोटा होता है कि इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं घुस सकता, ठीक है। और देखो यार इधर साइड में ऊपर दिखाया गया है ना कि चिमनी के धुआं निकालने के इसमें इंतजाम होता है। उनकी कंडीशन को देख करके इतना ज्यादा दुखी होता है कि वो चर्च को पर कटाक्ष करता है। क्या कहता है, एवरी ब्लैंकिंग चर्च अपॉज, कि ये चर्च है ना, ये भी मलिन हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, ये करप्ट हो चुके हैं। क्यों? एक तो ये कि जो चर्च जैसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए जाना चाहिए, वो बच्चे वहां पढ़ने के बजाय कहाँ जा रहे हैं, चिमनियों की सफाई के लिए। दूसरा ये कि जो वहां का जीवन शैली थी, वो कुछ इस तरीके की हो चुकी थी कि चर्च के लोग झूठा आडंबर करते थे। वो ये कहते थे लोगों से कि हम भगवान तक पहुंचने का माध्यम है, तो भगवान के नाम पर, यानी कि ईशा मसीह जो होते हैं उनके भगवान, उनके नाम पर ये दान दक्षिणा दो, ये करो, वो करो। तो वहां पर एक तरीके से अंधविश्वास सा छा गया था।
तो यहाँ पोइट ने उसको कहा है चर्च को क्या, ब्लैंकरिंग यानी कि करप्ट हो चुका है चर्च, अपोज, इसलिए मैं चर्च से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। तो यहाँ कवि ने चर्च पर कटाक्ष किया है। अगली लाइन में पोइट्स कहते हैं एंड द हेल्पलेस सोल्जर शाइन, और जो सोल्जर्स हैं वो भी बहुत हेल्पलेस हैं। कैसे, बिल्कुल चिमनी स्वीपर्स की तरह। जिस तरह चिमनी स्वीपर्स जो बच्चे हैं उनको ना चाहते हुए चिमनी साफ करने के लिए जाना पड़ता है, किस लिए, अपने लाइव और जीविकोपार्जन के लिए, वैसे ही यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो भी बहुत हेल्पलेस है और साइन यानी कि मर रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। क्यों? अननेसेसरी वॉर्स के कारण, यानी कि कभी जातिवाद के कारण, कभी अपने कि एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, इसलिए अननेसेसरी वॉर्स के कारण सोल्जर्स की जानें जा रही हैं। ठीक है। रन्स इन ब्लड डाउन, और जो खून है वो बह रहा है डाउन प्लेस वॉल्स, यानी कि महलों की दीवारों से खून बह रहा है। किसका? सैनिकों का। क्यों? देखो, जो सैनिक है वो किसके अधीन होते हैं? राजा के अधीन होते हैं। तो यहाँ जो वर्ड है प्लेस वॉल्स, तो यहाँ पर मेटोनमी जो लिटरेरी टर्म्स है उसको यूज किया गया है। पहले शब्द से राजा की ओर इशारा किया गया है। किसके कारण सैनिक मारे जा रहे हैं? राजाओं के कारण। अननेसेसरी वॉर्स हो रहे हैं, उनका कोई कारण नहीं है युद्धों का, अकारण ही जरूरत से ज्यादा युद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। और वो क्यों गंवा रहे हैं? अपनी जीविकोपार्जन के लिए। भाई उनको तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी उनकी जीविका का जो साधन है वो उन्हें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड स्टेंजा पूरा हुआ। अब है फोर्थ स्टेंजा। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये सबसे ज्यादा पथेटिक लाइन कह लो, या सबसे ज्यादा पथेटिक स्टेंजा यही है इस पोइम का। कवि कहता है बट द मोस्ट थ्रू, लेकिन सबसे ज्यादा क्या मतलब भयानक था, मिडनाइट आधी रात को, स्ट्रीट किसकी? गलियां, लंदन शहर की, आई हियर यानी कि आधी रात को मैं लंदन शहर की गलियों के में सुनता हूँ क्या? हाउ द यूथफुल हार्लोस्ट कर्स, कि किस प्रकार यूथफुल यानी कि यंग, हार्लोस्ट यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली गर्ल्स, कर्स यानी कि श्राप देती हैं। प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं, प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो इस काम को अपनी इच्छा से ना करके दबावपूर्ण करती हैं, या फिर इस तरीके से कह लो कि लाइवहुड यानी कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए करती हैं। ठीक है, तो वो कर्स यानी कि श्राप देती हैं। क्यों? ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, यानी कि जो उनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट्स यानी कि शिशु होते हैं, वो पैदा होते ही अपनी माँ के आंसुओं को देखते हैं, तो इस वजह से उनका जीवन बहुत दुखी होता है। और जो उनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको हर कोई हीन दृष्टि से देखता है, उन्हें गलत नजरिए से देखा जाता है। इसलिए भी वो जो होती हैं प्रोस्टिट्यूट्स, वो इस बात से बहुत दुखी होती हैं कि एक तो उनके बच्चों को हीन नजरिए से देखा जाता है, दूसरा उनको खुद को भी गलत माना जाता है, और तीसरा जो रीजन है वो आगे देखिए लास्ट लाइन में, एंड द ब्लड्स यानी कि नष्ट हो गई है, विद प्लेग, किसके कारण? प्लेग। देखो 18th सेंचुरी में एक बीमारी होती प्लेग की, वो इतनी खतरनाक बीमारी थी कि एक घर में जब किसी व्यक्ति को हो जाती थी तो सभी व्यक्ति उससे अछूते नहीं रहते थे, सभी को हो जाती थी। यानी कि घर में एक की मृत्यु हुई तो दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, इस प्रकार सभी खत्म हो जाते थे। तो ये लैंड कैरी एंड द ब्लाइट्स विद प्लेग्स, यानी कि प्लेग की बीमारी के कारण नष्ट हो गई है क्या? द मैरिज, जिस प्रकार प्लेग की बीमारी से सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ की जो मैरिज है, यहाँ का शादीशुदा जीवन है, उसको क्या हुआ? प्लेग हो गया, बीमारी से खत्म हो चुकी है। क्यों? द मैरिज हर्ट्स, क्योंकि यहाँ शादी क्या, शव यात्रा निकाली जा रही है। शव यात्रा क्यों निकल रही है? दो बातें, एक तो ये कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली यंग गर्ल्स होती थी ना, तो एक तो ये खुद दुखी है, भाई ये अपनी मर्जी से ये काम करनी नहीं करती थी।
फिर उनको सब लोग गलत नजरिए से देखते थे, तो उनकी तो शादीशुदा जीवन होता ही नहीं था, उनकी शादी हो ही नहीं पाती थी। दूसरा कि इनके पास जो लोग आते थे ना, वो रिच अपर क्लास लोग होते थे, पीपल हु बिलोंग्स टू हाईएस्ट सोसाइटी। जो रिच लोग होते थे, अर्बन लोग, जो समाज में जिनका ऊंचा तबका होता था, वो लोग आते थे। तो वो लोग इनके पास आते तो उनकी भी शादीशुदा जिंदगी खराब होती थी। तो इस तरीके से वो ये कह रहा है कि इस शहर में जो द मैरिज हार्ट्स यानी कि शादी की शव यात्रा निकाली जा रही, क्यों? क्योंकि शादी क्या हो गया, प्लेग हो गया है। इस तरीके से ये जो स्टेंजा है, आखिरी स्टेंजा, वो इस पोइम का सबसे पैथेटिक स्टेंजा है, काफी मीनिंगफुल या पेनफुल स्टेंजा कह लीजिए। अब देखिए ये जो पोइम है लंदन, आपने इसे सबने पढ़ा, तो आपने इसमें देखा कि इसमें 3 तरीके के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया पोएट ने। एक तो चिमनी स्वीपर्स, बच्चे, फिर सैनिक और फिर ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली यंग गर्ल्स। तो इन तीनों में क्या कॉमन चीज़ थी, ये तीनों ही अपनी लाइवहुड यानी कि जीविकोपार्जन के लिए काम करते थे। यानी कि जो काम वो करना नहीं चाहते, वो भी उनको करना पड़ रहा था। क्यों? अपने जीविकोपार्जन के लिए। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से वहाँ रूल्स बनाए हुए थे कि अगर आपको अपने जीवन वहाँ यापन करना है उस शहर में, किस शहर में? लंदन शहर। देखिए ये जो लंदन शहर है, ये उस समय की बात है, किस समय की? 1794 की। उस समय की बात है जब लंदन शहर काफी विकसित शहर हुआ करता था और सभी लोग, अलग अलग देशों के लोग वहाँ अपने उपार्जन के लिए या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस शहर में जाया करते थे। तो वहाँ जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की को जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी इस तरीके की थी कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि हमें ये सुविधाएं जो उपलब्ध हो रही हैं, वहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए भले के लिए कर रही है, लेकिन वास्तव में उन सुविधाओं के बदले में उनका जो सुख चैन था, शांति थी, सब कुछ खत्म की हुई थी। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ सुखी नहीं था, सब लोग दुखी थे, पर वो कर रहे थे सब कुछ क्यों? अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो वहाँ की मिजरेबल कंडीशन को बता रहे हैं यहाँ पोइट ने कि किस तरीके की मिजरेबल कंडीशन थी वहाँ के लोगों की, बहुत दयनीय स्थिति थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये जो पोएम है हमारी यहीं पे खत्म हुई। तो मैंने पोएम के शुरुआत में आप लोगों को बताया था लिटरेरी टर्म्स के बारे में, तो आइए थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है अपनी पोइम का, उसमें देखिए स्ट्रीट दिख रहा है, स्ट्रीट। उसके बाद थर्ड जो लाइन है उसमें क्या है? मीट। तो स्ट्रीट, मीट, दोनों का साउंड सेम है, तो दोनों को क्या हम एक ही कैटेगरी की नंबर दे देंगे, क्या? ए नंबर दे दिया। फिर ठीक है, फिर आ रहा है फ्लो, ये वो, तो इन दोनों का साउंड एक जैसा है, तो इनको भी एक कैटेगरी में, यानी कि इसको और इसको तो दे दिया ए नंबर, और ये सेकंड वाला फोर्थ वाला है इसको दे दिया बी नंबर। तो पहली स्टेंजा का जो ए बी मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से होता है, जब पहली लाइन की लास्ट वर्ड का सेम साउंड हो और थर्ड लाइन का भी सेम साउंड हो, तो पहली और तीसरी को ए नाम दे दिया जाएगा और फिर इसको बी। तो जब हम इसको बोलेंगे किस स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो ए बी। ठीक है, अब सेकंड स्टेंजा, इसमें सेकंड स्टेंजा में क्या आ रहा है? मैन, और यहाँ है बैन, तो ये दोनों में सेम सेम है, तो इसको भी ए नाम दे देंगे, इसको भी ए नाम दे दिए, इसको भी ए नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या है? फियर, ये है हियर, तो इन दोनों को बी नाम दे दिया। ठीक है, तो इसकी भी राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी। ठीक है, अब थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन में क्या आ रहा है? क्राई, ये थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन है, क्या? क्राई। ओके, फिर आगे की लाइंस देखते हैं इसकी। आगे की लाइंस में आ रहा है अपोल्स, फिर साइन, फिर वॉल्स, तो वो वहां क्या था? क्राई, फिर क्या है? साई। तो क्राई और साई सेम साउंड है, तो ये दोनों ए नाम हो जाएंगे, और फिर अपोल्स और फिर वॉल्स,
दोनों सेम साउंड है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी बी। ठीक है, इस तरह से ये ए बी हो गई साउंड। तो थर्ड स्टेंजा की भी सेम साउंड हो गई। ठीक है, अब फोर्थ स्टेंजा पे आते हैं। अब फोर्थ स्टेंजा में देखिए ये क्या है, हियर टीयर, सेम साउंड पहली और थर्ड लाइन की। ओके सेम। फिर क्या है, कर्ष, और ये क्या है, हर्ष। तो इसकी भी सेम साउंड है। ठीक है, सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन की लास्ट वर्ड कर्ष और हियर सेम साउंड है। तो फिर इसकी भी रैम स्कीम क्या हो गई, लास्ट स्टेंजा की ए बी, क्योंकि ये और ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। तो इसे जब हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ए बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये जो पोएम में लिटरेरी टर्म्स बताए हैं, राइम स्कीम बताई है कि किस तरीके से इसकी राइम स्कीम होगी, ए बी। ओके, तो आज की हम अपनी इस पोएम को यहीं पे समाप्त करते हैं।